इस ऑनलाइन शिक्षण क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संरचना, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि परमाणु किसे कहते हैं। व्हाट इज एटम? परमाणु क्या है? जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जानते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है और यह अविभाज्य होता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। एटम, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहा गया है। एटम का यदि विश्लेषण करें तो आप क्या पाएंगे कि यह जो एटम है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ए और दूसरा होता है टम। ए का अर्थ होता है नाट और टम माने होता है डिवाइडेबल। नॉट डिवाइडेबल यानी जो डिवाइड होने योग्य नहीं है। अर्थात इसको मिला करके हम ये कह सकते हैं कि परमाणु क्या है और विभाज्य है। तो परमाणु हमारा अविभाज्य, इसीलिए इसका नाम दिया गया एटम। परमाणु के संबंध में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया, उसको कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसमें कुछ परिकल्पनाएं बताई गई हैं। जैसे पहली परिकल्पना है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। सब लोग जानते हैं परमाणु तत्व का छोटा से छोटा कण है। दूसरी बात है परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन के अनुसार है। तीसरी बात, परमाणु अविनाशी है, अर्थात परमाणु नष्ट नहीं होता है, यानी परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि परमाणु को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कि यह जो है परमाणु अविनाशी है, इसका नष्ट नहीं होता। अगली बात डाल्टन ने बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से समान होते हैं, यानी एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, ये सब क्या होंगी? समान होंगी। अगली बात, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात यदि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं तो उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये सभी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। और अगली बात है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर परस्पर यौगिक परमाणु बनाते हैं, यानी परमाणुओं के मेल से
जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को यौगिक परमाणु नाम दिया किसने? डाल्टन ने। जैसे एक परमाणु A है, दूसरा परमाणु B है, ये आपस में क्रिया करके AB बना रहा है, तो AB को डाल्टन ने क्या कहा कि यह क्या है? यौगिक परमाणु है। ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद तमाम आधुनिक खोज हुए। आधुनिक खोजों के आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद जो नया परमाणु सिद्धांत बना उसका नाम दिया गया आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थियरी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार पहली परिकल्पना है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है, यानी परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। इसके बाद दूसरी बात है कि परमाणु अविनाशी है, परमाणु नष्ट नहीं होता। तीसरा है कि परमाणु विभाज्य है। डाल्टन के सिद्धांत में तीसरी बात कही गई थी कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आधुनिक सिद्धांत में बताया गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। परमाणु को सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है जिसे मूल कण कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ये मूल कण दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्थाई मूल कण और दूसरा होता है अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण हमारे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो अस्थाई मूल कण होते हैं वो हैं जैसे पॉजिट्रॉन है, मेसान है, न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो। इनको अस्थाई मूल कण कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि परमाणु को जिन छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है वे छोटे कण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अगली बात, डाल्टन के सिद्धांत में कहा गया था कि एक तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से समान होते हैं, लेकिन आधुनिक सिद्धांत में कहा गया कि एक तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से समान नहीं हो सकते। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार समान नहीं होता है। ऐसे परमाणुओं को नाम दिया गया समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1s1, 1s2, 1s3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहां देख रहे हैं कि तीनों ही हाइड्रोजन हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु हैं। यहां पर इनके परमाणु क्रमांक समान है, 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए 1 2 3। एक ही तत्व के परमाणु हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है। तो ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है समस्थानिक। समस्थानिक की चर्चा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में नहीं की गई। इस तरह के ढेर सारे हैं, जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, यानी कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। ऐसे अधिकांश तत्वों के समस्थानिक ज्ञात हैं। अगली बात, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आधुनिक सिद्धांत में बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। यानी डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में यह पाया गया कि कुछ ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन परमाणु भार क्या है? समान है। तो ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है समभारिक। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, तो जब परमाणु भार समान रहेंगे तो उनको कहेंगे समभारिक। जैसे देखिए कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14।
तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, यानी इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न परमाणु हैं, लेकिन इनके परमाणु भार देखिए तो 14 14 समान हैं। तो ऐसे परमाणु युग्मों को हम लोग कहते हैं समभारिक, जिनके परमाणु भार समान हो। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040, यानी पोटेशियम और 19 के ये परमाणु हैं, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं, लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए ये कहलाएंगे समभारिक। तो समभारिक की भी चर्चा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में नहीं की गई है, ये आधुनिक सिद्धांत में किया गया। और अगली बार डाल्टन ने कहा था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है, यौगिक परमाणु बनता है। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में बताया गया कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के परस्पर मिलने से यौगिक परमाणु नहीं बल्कि अणु बनता है, यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत। अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उनकी खोज कैसे हुई। तो उनकी खोज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक प्रयोग दिया गया और उस प्रयोग का नाम है कैथोड किरणों की खोज, यानी कैथोड किरणों की खोज हुई और कैथोड किरणों की खोज के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो हम लोग सबसे पहले कैथोड किरणों के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरणें क्या हैं? कैथोड किरणें, कैथोड रेस, कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने 1879 में किया था, 1879 में। आप देख रहे हैं यहां पर एक विसर्जन नली है, कांच की एक विसर्जन नली होती है, डिस्चार्ज ट्यूब। इस विसर्जन नली में से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है और इस नली में निर्वात हो जाता है, वायु निकल जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं निर्वात। निर्वात उत्पन्न करके इसमें कोई भी गैस भर दिया जाता है और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड हमारा ऋणावेशित होता है और एनोड जो है धनावेशित होता है। इन इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है, यानी हाई वोल्टेज अधिक विभवांतर उत्पन्न करने वाले सोर्स से चाहे बैटरी से जोड़ करके हम लोग इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो यहां पर उच्च विभवांतर पर और कम दाब पर इस विसर्जन नली में किसी गैस में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो इस कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, समूह के रूप में, पुंज के रूप में निकलती हैं और ये अदृश्य किरणें कैथोड की ओर से निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं और कांच की नली की दीवार में एनोड के पीछे हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। इन्हीं अदृश्य किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणों को परिभाषित करना हो तो हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब विसर्जन नली में कम दाब पर 0.01 से लेकर 0.001 मिलीमीटर दाब लिया जाता है, बहुत कम दाब होता है, और उच्च विभवांतर लगभग 1000 वोल्ट। जब विसर्जन नली में कम दाब तथा उच्च विभवांतर पर किसी गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं तथा कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्ति
अर्थात चमक उत्पन्न करती हैं। इन्हीं अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। क्लियर हो गया? ये कैथोड किरणें थी। अब इसके बाद हम लोग कैथोड किरणों के गुण पढ़ेंगे। तो कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है उसी तरह से कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। अगर सिद्ध करना हो कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैसे सिद्ध होगा? तो जो हमारा विसर्जन नली है, उस विसर्जन नली में जो कैथोड किरणें चल रही हैं, उन कैथोड किरणों के रास्ते में एक छोटा सा क्रॉस रख दिया जाए, चकती रख दिया जाए, तो उस चकती की परछाई पीछे दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे हम लोग धूप से बचने के लिए छतरी का प्रयोग करते हैं। अगर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में नहीं चलती तो छतरी के अंदर आकर हमारे सिर पर धूप डालती, लेकिन छतरी रोक देती है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो उसी तरह से कैथोड किरणों के पथ में कोई वस्तु रख देने पर उस वस्तु की छाया दूसरी ओर दिखाई देती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा पॉइंट है कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है। ये जो कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, उन सूक्ष्म कणों में द्रव्यमान और वेग होता है, अर्थात उनमें ऊर्जा होती है। इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए कैथोड किरणों के पथ में, रास्ते में एक छोटा सा पिन व्हील, जिसको छेपड़ी पहिया कहते हैं, उसको रख दिया जाए। तो उन कैथोड किरणें जब उस पिन व्हील पर टकराती हैं तो वह पहिया जो है अपने से क्या करता है, मूव करने लगता है, नाचने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि ये कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हैं। उन कणों में द्रव्यमान और वेग अर्थात ऊर्जा है। अगला है कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। चूंकि कैथोड किरणें ऋण प्लेट से निकलती हैं, कैथोड से निकलती हैं, इसलिए ऋणावेशित होती हैं। और इसको सिद्ध करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ती हैं, तो धन प्लेट की ओर आकर्षित होती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें कैसी हैं, ऋणावेशित हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है। धातु की पतली चादर हो, एल्युमिनियम की चादर हो, तो उस पर कैथोड किरणों को गुजारने पर क्या होता है कि उसको भेद करके आर पार निकल जाती है। इनमें ऊर्जा होती है, वेग होता है। ये स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। स्फुरदीप्ति एक प्रदीप्ति होता है, एक स्फुरदीप्ति होता है। स्फुरदीप्ति का मतलब जैसे आपका ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को जलाते हैं तो प्रकाश देता है। बिजली को ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक ट्यूबलाइट क्या होता है, चमकता रहता है, धीरे धीरे उसकी ग्लो कम होती है। उसी तरह से ये भी है स्फुरदीप्ति, सोर्स हटने के बाद भी थोड़ी देर तक विसर्जन नली में चमकीला प्रकाश दिखाई देता है, ये कहलाता है स्फुरदीप्ति। ये गैसों को आयनित करती है, यानी कैथोड किरणों में गैसों को आयनित करने की प्रवृत्ति होती है। ये गैसों को आयनित कर देती हैं। ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। यदि कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाले किसी धातु पर प्रवाहित किया जाए, गिराया जाए, तो उस धातु से टकराने के बाद ये किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। इसी आधार पर हमारे बॉडी का एक्सरे होता है, उस एक्सरे मशीन में इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। कैथोड किरणों से ही यक्स किरणें उत्पन्न किया जाता है। ये तापदीप्ति उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणों को धातु की पतली पन्नी चादर पर प्रवाहित किया जाए, गिराया जाए, तो कुछ देर के बाद जो धातु की चादर होती है वो गर्म हो जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं तापदीप्ति। अब कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरणों की प्रकृति का अध्ययन थॉमसन ने किया था। जे जे थॉमसन ने, इसको थॉमसन कहते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट है।
पहला पॉइंट क्या है नेचर में इसके कि कैथोड किरणें सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थॉमसन ने इन्हें सूक्ष्म ऋणावेशित कणों को नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। यहीं से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, अर्थात कैथोड किरणें जिन सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं उन्हीं ऋणावेशित कणों को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरी बात कि कैथोड किरणों के कणों के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात यानी E/m का मान एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। सार्वत्रिक नियतांक का मतलब कि यह विसर्जन नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति और इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। तो कैथोड किरणों के कणों के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉनों के लिए हम कह सकते हैं कि आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻³ कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में लिया जाए तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। इससे डिवाइड कर देंगे तो भाग देने पर आएगा 1.759 × 10⁻8। यानी कैथोड किरणों के कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक सार्वत्रिक नियतांक होता है और इसका मान सदैव 1.759 × 10⁻8 कूलाम प्रति ग्राम होता है। अगर इसको किलोग्राम में लिया जाए तो 10⁸ बदल के 10⁵ हो जाएगा। अब इसके बाद अगला हम लोग का आता है कैनाल किरणें या उसी को कहते हैं धन किरणें। कैनाल किरणों की खोज से प्रोटॉन की खोज संबंधित है। कैनाल किरणें या धन किरणें क्या होती हैं? कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में किया था। उन्होंने क्या किया कि एक छिद्रित कैथोड लिया था, परफोरेटेड कैथोड। छिद्रित कैथोड, ऐसा कैथोड जिसमें छिद्र था, छोटे छोटे छिद्र थे। तो छिद्रित कैथोड युक्त विसर्जन नली में किसी गैस में कम दाब तथा उच्च विभवांतर पर विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड की ओर जाती हैं तथा कैथोड की नली की छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे कांच की नली की दीवार में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इन अदृश्य किरणों को कहते हैं कैनाल किरणें। इनको कैनाल किरणें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों से होकर जाती हैं और इन छिद्रों को यहां पर कैनाल कहा जाता है, इसलिए इससे गुजरने वाली किरणों को कैनाल किरणें कहते हैं। चूंकि ये एनोड से निकलती हैं, एनोड धनावेशित होता है, इसलिए इन कैनाल किरणों को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं धन किरणें। चूंकि ये एनोड से निकलती हैं तो इसलिए इनको हम लोग एनोड किरणें भी कह सकते हैं। तो तीन नाम हो गया, कैनाल किरणें, धन किरणें और एनोड किरणें। यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। सेम उसी पैटर्न पर है जैसे कैथोड किरणें थी। अब इसके बाद कैनाल किरणों के गुण देखिए। कैनाल किरणों के गुण लगभग वही हैं जो कैथोड किरणों के होते हैं, थोड़ा सा एक आध जगह फर्क है। जैसे कैनाल किरणों के गुण क्या होगा? पहला पॉइंट हो जाएगा ये सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं हम। तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, इनका वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। इनका वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। अगला पॉइंट, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। धनावेशित कण, चूंकि ये एनोड से निकलती हैं
एनोड हमारा धनावेशित होता है, इसलिए ये धनावेशित मानी गई। यदि इन किरणों को विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित किया जाए तो ये विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ती है, विक्षेपित होती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कैनाल किरणें कैसी हैं, धनावेशित हैं। कैनाल किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है, काला कर देती है। ये गैसों को आयनित करती हैं, इनमें भी गैसों को आयनित करने की क्षमता होती है। कैनाल किरणों के धन कणों के लिए E/m आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कैनाल किरणों अर्थात धन किरणों के धन कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान सार्वत्रिक नियतांक नहीं होता। यह विसर्जन नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए, भिन्न भिन्न गैसों के धन किरणों के धन कणों के लिए E/m का मान भी भिन्न भिन्न होता है। अब तक ज्ञात गैसों में हाइड्रोजन गैस के धन किरण के धन कण के लिए आवेश और द्रव्यमान का मान, अनुपात का मान सबसे अधिक होता है। और ये आप निकालेंगे तो ये आता है, जैसे कैथोड किरण के लिए निकाले हैं उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए तो E/m का मान आता है 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम होता है, कूलाम प्रति ग्राम। तो ये हो जाता है हमारी कैनाल किरणें।